क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर मॉडल पेपर आपने एक बार समझ लिया कि किस प्रकार से आता है तो आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। तो मॉडल पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आपके हिंदी में राजीव प्रकाशन की किताब चलती है तो मैंने ये मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन से ही हल करने के लिए लिया है। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है जो मैं आपके लिए आज लाई हूँ हल करने के लिए। और अगर आपको इनके और मॉडल पेपर पढ़ने हैं तो इनकी पुस्तक से आप और भी मॉडल पेपर पढ़ सकते हैं, उसे हल कर सकते हैं। तो आज हम लोग अब इसको समझेंगे कि किस तरीके से किस प्रश्न नंबर में कौन कौन सा प्रश्न आता है, उसके जो प्रतिरूप है उसको हम जानेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको मॉडल पेपर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए परीक्षा तक इस तरह के वीडियो लगातार आते रहेंगे तो आपको वो फौरन मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम लोग अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न आता है हिंदी में उसमें आपका आता है गद्य साहित्य का इतिहास। उससे 5 प्रश्न आते हैं। ये बहुविकल्पी होते हैं और इनको आपको एक जो सही विकल्प होता है उसे आपको चुनना होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम नाटक है। तो हिंदी का पहला नाटक पूछा गया है। तो बच्चों, आप जानते हैं हिंदी का पहला नाटक नहुष है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसके भी सेकंड ऑप्शन सही है, गोकुलनाथ इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न है बलछनमा उपन्यास किसका है। तो बलछनमा उपन्यास बच्चों नागार्जुन का है। आप इसमें नागार्जुन जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला घ पे जो चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। ये पहला यात्रा वृतांत है जिसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है गुनाहों का देवता कृति है। तो गुनाहों का देवता बच्चों लिखा है धर्मवीर भारती ने। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुनाहों का देवता किताब धर्मवीर भारती की लिखी हुई है। अगला, ये 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। और अगले जो 2 नंबर का जो प्रश्न है उसमें काव्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर का प्रश्न 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन में किसका श्रेय है। तो यहाँ पर उत्तर होगा तीसरा, रामानुजाचार्य। ये आंसर सही होगा। अगला है प्रयोजनवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी। तो इसका तीसरा उत्तर अज्ञेय सही होंगे। अज्ञेय ने नई कविता की संज्ञा सबसे पहले दी थी। अगला चिंतामणि कवि हैं। अब हम जानते हैं कि चिंतामणि रीतिकाल के कवि हैं, पर रीतिकाल के भी कई खंड हैं। तो रीतिकाल में ये रीतिबद्ध वर्ग के कवि हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो बच्चों, हिंदी का पहला कवि जो है सरहपा को माना जाता है। इसका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से कि मुकरियां रचना है, मुकरियां किसने लिखा है। तो बच्चों, मुकरियां लिखा है अमीर खुसरो की रे रचना है। अब इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो ये 2 प्रश्न आपके गद्य साहित्य के इतिहास और पद्य साहित्य के इतिहास से आएंगे। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर आपको इसमें पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो तीसरा प्रश्न है वो आपके गद्यांश, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में गद्य खंड है उसमें से आधारित कोई 2 गद्यांश दिए जाएंगे और उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको देना है। तो पहला देखिए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप। फिर आगे देखते हैं, के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो बच्चों, आप इतना पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि ये आपका जो पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। तो बच्चों, आप 99% इस लेसन से जरूर एक गद्यांश आपको मिलेगा। तो ये लेसन आप व्याख्या के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके जितने भी अवतरण दिए हुए हैं आपके अभ्यास प्रश्न में वो सभी आप जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि एक ना एक गद्यांश आपको इसमें से जरूर मिलेगा। अब अगला इसमें आधारित देखिए 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न यही बनता है। तो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा है राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने कहा है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य ये है कि हम अपनी भूमि के बारे में, धरती के बारे में सब कुछ जाने, जो भी ज्ञान है उसे हम प्राप्त करें। जितना हमारा प्रेम धरती के प्रति होगा उतना ही हमारे
अंदर राष्ट्र का प्रेम जागेगा। अगला है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो आगे देखिए, देखिए यहाँ पर दिया है इस लाइन में, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वो निर्मूल होती है। अगला है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो अब यहाँ पर आप इसमें से आप ढूंढ को लिखेंगे कि कहाँ, देखिए ये है, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। इस पंक्ति में इसका उत्तर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका है कि यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, अर्थात धरती के प्रति हमारा प्रेम जितना गहरा होगा उतना ही गहरा हमारा राष्ट्र प्रेम होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। अब लेखक का यहाँ कहना है कि इसलिए धरती के स्वरूप को, भूमि के स्वरूप को जानना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वो धरती के स्वरूप को भली भांति जाने, जितना वो जानेगा उतना उसके अंदर राष्ट्र प्रेम का भाव भरेगा। आगे देखिए, अगला जो गद्यांश है उसको हम लोग देख लेते हैं। यहां अगला गद्यांश लिया है लेखक ने, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए अशोक का नाम आया है, इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि ये पूरा पैराग्राफ अशोक के फूल से लिया गया है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ये एक तरह से ऐतिहासिक निबंध है। इसमें से भी कोई ना कोई अंश आपके पेपर में जरूर आता है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस पाठ को भी ठीक से तैयार कर लीजिए। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि आगे इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक इसमें है अशोक के फूल, और जो लेखक हैं इसके वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पंडिताई किस प्रकार एक बोझ है? तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि पंडिताई माने जो जितना भी हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको अगर हम बोझ समझते हैं, तो बोझ जिस प्रकार से हमारे दिमाग में भरता जाता है, बोझ हमको इतना बोझिल करता है, भारी होता जाता है, उतना वो हमको डुबोता जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने पंडिताई को एक बोझ कहा है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? इसमें अशोक के वृक्ष की, अशोक के फूल की विवेचना की गई है और मनुष्य के मनोवृत्ति की विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? इसमें मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात लेखक कह रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या में, जैसे पंडिताई एक बोझ है जितनी भारी होती है, कवि का कहना पंडिताई जो है वो एक प्रकार का बोझ माना गया है, वो जितनी अधिक भारी होती चलती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबो देती है, और लेकिन जब वो जिंदगी का एक अंग बन जाती है तो वो बिल्कुल सहज और सरल हो जाती है। उसी प्रकार उन्होंने ऊपर के लाइनों में कहा कि मनुष्य की मनोवृत्ति बदलती जाती है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे मनुष्य की मनोवृत्ति भी बदलती। तो इस प्रकार से बच्चों गद्यांश आएगा। इसके आपके 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। आप अगर इन प्रश्नों के उत्तर, देखिए बहुत आसान है, आपको उसी पैराग्राफ से पढ़ के देना है, तो आप ध्यान से पढ़ के देंगे तो आपको इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न आता है। आगे चौथे नंबर में आपके प्रश्न आएंगे आपकी काव्यांजलि से, काव्यखंड से। इसमें भी 2 पैराग्राफ होंगे और 5-5 प्रश्न होंगे, पांचों 2-2 नंबर के होंगे, तो 10 नंबर का ये भी होगा। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद मेले श्रांति को ना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। आपको इन पंक्तियों के अर्थ बता देते हैं। ये पवन दूतिका से लिया गया है। तो वहां पर जो राधा है वो क्या कहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कवि का कहना है कि रास्ते में अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें जाती हुई नजर आए तो उसे विकृत वसना, मने उसके वस्त्रों को तुम हवा के द्वारा उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित वो हो गोद में ले श्रांति खोना, और श्रमित मने थकी हुई, अगर वो तुम्हें गर्मी से बेहाल और थकी हुई दिखाई पड़ती है तो तुम क्या करना, उसको अपनी गोद में बिठाकर हवा के द्वारा उसकी थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, इस प्रकार उसके होठों की और उसके मुख की जो मलिनता है उसको तुम वायु के द्वारा, शीतलता के द्वारा मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर कोई किसान की पुत्री तुम्हें खेत में काम करती हुई दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके उसकी जो व्याकुलता है उसकी व्याकुलता को तुम मिटा देना। अब आगे की पंक्तियों में देखिए, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में,
तो उसे ला। अगर कोई जलद माने बादल, अगर आकाश में कोई बादल आ रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, तो उस गर्मी से बेहाल किसान की पुत्री को तुम बादल के टुकड़े को लाकर उसके ऊपर छाया कर देना, इस प्रकार उसे सुखी बना देना। तो ये पूरी जो पद्य खंड है उसका ये अर्थ हुआ। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न है। दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और कविता का नाम है पवन दूतिका। राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है? तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ अच्छा व्यवहार, परोपकार करने की बात कहती है। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है? इसमें राधा के वियोग का और राधा द्वारा जो पवन को संदेश दिया गया है उसका चित्रण हुआ है। इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार मुख्य रूप से है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों मैंने आपको पूरी कविता का अर्थ बता दिया है, तो इससे आप रेखांकित अंश को भी कर पाएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे वाला खंड क्या है। जल पंजरगत अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। बच्चों ये जो पद्य खंड है ये आपके कैकेयी के अनुताप से लिया गया है, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, और ये कविता भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कविता को तैयार कर लीजिएगा। हम इसके अर्थ को आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि जल पंजरगत अरे अधीर अभागे, वे कि जो ज्वलित भाव में जो ईर्ष्या, हे राम तुम्हारे प्रति जो ईर्ष्या के भाव थे वह स्वयं मेरे अंदर ही जगे थे। पर था केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे मन में केवल जलन के भाव थे? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस मन में? क्या मेरे मन में कुछ और भी नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो तुम्हारे प्रति राम ईर्ष्या का भाव था, तो अपने पुत्र भरत के प्रति वात्सल्य का, प्रेम का भाव था, तो क्या उस वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन मेरा वो पुत्र, वत्स माने पुत्र, भी आज मेरा अन्य माने पराये के समान हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब यहाँ पर कैकेयी कहती है कि मैंने जो कार्य किया है उसके लिए त्रिलोक में तीनों लोकों के लोग मुझ पर थूकेंगे। जो कोई जो कुछ कह पाएगा वो कहेगा, वो कहने से भला क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन कोई भरत की माता का पद मुझसे ना छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं आपसे और क्या मांगूं। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रश्न है। इस पद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ अगर आएगा तो आपको कविता का और कवि का नाम लिखना है। तो कविता का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने पूरा आपको अर्थ बता दिया है, आप कर लीजिएगा। अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय भी मैंने अभी ऊपर की पंक्तियों में बताया है, आप इसे कर लेंगे। इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें करुण रस है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैंने जो पूरी कविता पढ़ाई है उसमें इस पंक्ति का भी भाव आ गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला देखिए, निम्न पांचवा प्रश्न में से का क्या होगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा गया है। तो साहित्यिक परिचय में आपको देना है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सा साहित्य लिखा है, तो उनके साहित्य के बारे में और प्रमुख रचनाओं के बारे में इसमें लिखना है। तो बच्चों ये 5 नंबर का होगा। इसमें आप याद कर लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तीनों आए और तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप ये तीनों तैयार कर लेंगे तो एक ना एक आपके पेपर में जरूर आ जाएगा, 100% आपको मिलेगा। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न 5 नंबर का फिर आता है, इसका खा खंड है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो इनका भी साहित्यिक परिचय, इन्होंने क्या साहित्य लिखा है, कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उसको लिखते हुए उस पर प्रकाश डालना है। तो बच्चों आप जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, इसमें आप छायावाद के अगर जो 4 कवि हैं उनको आप याद कर लेंगे तो उसमें से कोई ना कोई जरूर आपसे पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, आप तीनों ही तैयार करके रखिए। जो पूछा जाएगा वो आप लिखिए। 6ठे नंबर का प्रश्न कहानी से संबंधित होगा। अब कहानी में ध्रुव यात्रा, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए, या बहादुर कहानी का संक्षिप्त कथानक अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों ये आप 3 कहानी तैयार कर लीजिए। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, यही 3 कोर्स में है। और अगर आप चाहें तो इसमें से 2 भी बहुत अच्छे तरीके से, पंचलाइट और बहादुर, ये 2 कहानी जरूर पूछी जाएगी। आप इनका उद्देश्य, इनका कथानक, सारांश आप अपने शब्दों में इसको याद रखिए।
7वां प्रश्न आपका होगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सब 80-80 शब्दों में सारे प्रश्न आपको करने हैं, चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे कहानी का प्रश्न हो, तो आपको संक्षेप में ही लिखना है। आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में जो भी खंड काव्य चलता है, उस खंड काव्य पर आधारित 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो बच्चों, जो भी खंड काव्य चलता है उसमें जो नायक है उसका जो चरित्र चित्रण है वो जरूर पूछा जाएगा हर खंड काव्य का, और दूसरा उसका कथानक आप तैयार करके रखिए, उद्देश्य तैयार करके रखिए। तो आप अगर याद कर लेंगे चरित्र चित्रण तो फिर ये जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब 8वां प्रश्न आपका आएगा संस्कृत से, संस्कृत दिग्दर्शिका से होगा। इसमें 2 गद्य के खंड आएंगे, जिसमें से किसी एक का आपको अनुवाद लिखना होगा। ससंदर्भ अनुवाद है तो 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर अनुवाद के मिलेंगे, तो ये 7 नंबर का है। अब पहला खंड हम लोग देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। तो बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि अतीत काल में, प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्य प्राप्त सर्वाकार परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सनिपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चौपायों ने भी अर्थात जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बनाया। तथा शकुनि गणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सनिपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। इसके बाद पक्षियों ने भी हिमालय प्रदेश में एकस्मिन माने एक पाषाण पत्थर पर इकट्ठे होकर मनुष्यों में भी राजा है और जानवरों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच राजा नहीं है। आ राजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित्वा, किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम ने रोचते इत्योचन। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को देखते हुए, एक उल्लू को देखकर ये मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहा। बच्चों, ये जो खंड है आपकी पुस्तक से संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा से लिया गया है, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नाम से लिया गया है। अब अगला खंड देखते हैं कहाँ से लिया गया है। अगला है, देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये पंचशील सिद्धांत से अंतिम पाठ आपका है, उसमें से लिया गया है, तो इसका आप अनुवाद देख लीजिए। बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुस विश्व शांतेश साधनानि सन्ति। किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के बीच परस्पर मित्रता सहयोग करने, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतादि अकृत एवाभवत्। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत पर ही आधारित थी। यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। तो आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण किया है। तो इस प्रकार से देखिए, पंचशील सिद्धांत का नाम भी इसमें है, तो आप इसको अच्छे से जान जाएंगे। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, पद से 2 आएगा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अगला इसमें दिया गया है काव्य खंड से। तो ग्रीवाण भारती माने देववाणी, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, जितना इसका काव्य मधुर है उससे अधिक इसकी सूक्तियां। ये सुभाषित रत्नानि पाठ से लिया गया है। अगला, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत ता मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। अब ये भी सुभाषित रत्नान से लिया गया है। कहते परोक्षे कार्यहंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्ष माने सामने प्रिय बोलने वाले, मित्रम माने मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से दूध और विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। आगे देखिए बच्चों, 9वां प्रश्न, लोकोक्तियां मुहावरे आएंगे। इसमें से 2 आपको अर्थ करने होंगे और अर्थ के साथ आपको वाक्य प्रयोग करना होगा, तो इसके आपको 4 अंक मिलेंगे। अब आगे देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। तो कवीश्वर का कवि प्लस ईश्वर पहला है। नायका का आप देखिए, नायका में नय धन अकाह, इसका जो गा है वो तीसरा वाला सही होगा। अगला देखिए, परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम प्लस अर्थ, इसमें पहला वाला ही होगा। परम प्लस अर्थ जो है ये इसका सही है, का वाला। अगला देखिए, खा में है दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार आपका ये रूप से आ गया। आत्मना, इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन सही होगा। नामने का चतुर्थी विभक्ति एक वचन सही होगा। अब आगे और देख लेते हैं। 11वां प्रश्न आया, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अंश और अंश। अंश माने होता है भाग और अंश माने कंधा, तो का इसका सही है। तरणी तरड़ी, तरड़ी माने होता है, इसका का ऑप्शन सही होगा सूर्य और नाव। अगला हम देखते हैं, ख, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो एक जैसे अली है तो भौरा सखी होता है, नाग का हाथी और सर्प होता है, अंक माने अक्षर भी होता है, गोद होता है, गुरु माने बड़ा भी होता है और शिक्षक भी होता है। गा में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। दोपहर के बाद का समय, अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। दोपहर के बाद के समय का इसमें ऑप्शन दिया है आपका, तो इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे, अपराहन सही है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन का सही है। दो वाक्यों को शुद्ध करना है। तेरे को क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए, ये संतरे मीठे हैं, पक्षी पेड़ पर बैठा है, 100 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये वाक्य आएंगे अशुद्ध, उनको आपको शुद्ध करना है। ये 2 अंक का होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न है रस छंद अलंकार से। तो बच्चों आप ये रस और छंद अलंकार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 2-2 नंबर के 6 नंबर आपके आते हैं। तो मुख्य जो आपके हैं रस वो तैयार कर लीजिए। अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, यमक है, रूपक है, ये आप तैयार कर लीजिए। तो ये रस छंद अलंकार से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर 13 नंबर पे आपको पत्र लेखन करना है। पत्र लेखन में आप एक नियुक्ति पत्र तैयार कर लीजिए, एक आप ऋण मांगने के लिए बैंक प्रबंधक के नाम पत्र, और एक आप अपने मोहल्ले में जो समस्याएं हैं या समस्या के पर आधारित प्रश्न जो है वो एक पत्र तैयार कर लीजिए। तो उसमें से आपका आएगा। आगे हम देखते हैं अंतिम 14वां प्रश्न है। ये आपका 9 नंबर का प्रश्न है, जो आपको निबंध लिखना होगा। इसके अंदर आप कोई समस्या जो इस समय ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं, जैसे कोरोना पे, भ्रष्टाचार पे, पर्यावरण पे और नारी पे, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कुछ जो ज्वलंत आते हैं इस समय समस्याएं हैं उस पर तैयार कर लीजिएगा। तो आपका एक ना एक निबंध इसमें आ जाएगा और आप इसको बच्चों लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर, और निबंध का प्रश्न आप कभी छोड़िएगा नहीं। तो बच्चों आप पूरा पेपर जरूर कीजिएगा, पेपर के सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। आप पूरा पेपर करेंगे तो आपको जरूर अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मॉडल पेपर। अब मैं अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।